हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बी ग्रेट इन एक्ट एज यू हैव बीन इन थॉट्स। यानी कि जैसा आप अपने बारे में विचारों में सोचते ना कि मैं इतना महान हूँ या मेरे लिए लोग ऐसे तालियां बजाएं या मेरे ऐसे प्रशंसा करें, तो आपने उसके लिए कुछ कृत्य भी सोचा होगा ना। तो वो चीज़ जो है ना, जो आप अपने सपने में सोच रहे हो, अपने ड्रीम्स में सोच रहे हो, अपने ख्यालों में सोच रहे हो, उसको एक्चुअल एक्शन में लेकर आओ। तो आप केवल ख्यालों में महान नहीं बन पाएंगे, केवल ख्यालों में महान नहीं रह जाएंगे, आप एक्चुअल में भी अच्छे व्यक्ति बनकर निकलेंगे। ठीक है, हम भी स्टार्ट करते हैं एक्शन और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। डिस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट्स, यानी कि एनरोलमेंट्स क्या होता है? पंजीकरण। और राइजिंग मतलब बढ़ते हुए, कि बोल रहे हैं हालांकि एनरोलमेंट्स पंजीकरण जो है बढ़ रहा है, गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आर नॉट क्लोजिंग क्विकली। फिर भी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, खामियां हैं या गैप्स हैं, वो जल्दी से भरे नहीं जा रहे हैं। द पेंडेमिक वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडियाज यंगेस्ट सिटीजन्स, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे युवा जो सिटीजन नागरिक हैं उनके लिए जो पेंडेमिक था, कोविड-19 जो था, वो बहुत डिफिकल्ट था। पता है, याद है आपको, स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, ऑनलाइन उनके एग्जाम्स हो रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। पहली दफा ये जो पूरा ये कंसेप्ट है ऑनलाइन क्लासेस का वो सामने आया था, जिसके बाद से कई सारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स जो है उनको एकदम उछाल मिला। ठीक है, द चिल्ड्रन but true import of its impact is coming on to light now। और सबसे यंगेस्ट सिटीजन कौन है? द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। लेकिन द ट्रू इम्पोर्ट मतलब कि वास्तव में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि क्या प्रभाव रहा कोविड-19 का, वो रोशनी में अब आ रहा है कि क्या उस टाइम पे बच्चों ने झेला है। उस टाइम पे तो हमें पता है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हमने सब बच्चों को स्कूल्स बंद कर रखे थे, ठीक है, और उनको घर में पढ़ाई हो रही थी। हमें पता है कि पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन उसका आगे उनके फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें अब दिखाई दे रहा है। इन द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, अब एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है टाइटल्ड ASER, जिसका टाइटल है ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स एंड रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे। इसका नाम कब रिलीज हुई? बुधवार को रिलीज हुई। अ सर्वे बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसका नाम है प्रथम, उसके द्वारा ये सर्वे किया गया था। अमंग रूरल स्टूडेंट्स एज्ड 14 to 18, 14 से 18 साल के गांव के इलाकों के बच्चों के ऊपर यह सर्वेक्षण किया गया। फाउंड दैट मोर देन हाफ स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथमेटिक्स, और इस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि आधे से भी ज्यादा जो बच्चे हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, वो बेसिक मैथमेटिक्स करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अ स्किल दे शुड हैव मास्टर्ड इन क्लास 3 और 4, और ये ऐसी स्किल है जो उनको क्लास 3 या 4 में आनी चाहिए। यानी कि बेसिकली हो सकता है उनको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीजें करने में प्रॉब्लम आ रही हो। द हाउस होल्ड सर्वे, जो हाउस होल्ड घरेलू सर्वे किया गया, द फर्स्ट फील्ड बेस्ड वन इन 4 years बोल रहे हैं, जो कि पिछले 4 सालों में पहला फील्ड बेस्ड सर्वे है। फील्ड बेस्ड सर्वे मतलब कि जो ऑन फील्ड, जो घर घर जाके हुआ है, was conducted in 28 districts across 26 states, यानी कि 26 स्टेट्स के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंडक्ट किया गया। एंड assessed the foundational reading and arithmetic abilities of 34,745 स्टूडेंट्स। और इसमें क्या आंकलन किया गया? एसेस मतलब आंकना, तो क्या आंकलन किया गया कि फाउंडेशनल यानी कि बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक काबिलियत कितनी है बच्चों में, और इसमें कितने बच्चों का डेटा लिया गया? 34,745 स्टूडेंट्स। इन अदर फाइंडिंग्स, एक और कुछ निष्कर्ष निकल कर आया। अबाउट 25% ऑफ दिस एज ग्रुप कैन नॉट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट, जिसमें पता चला कि 25%, ये 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं इनमें से 25% जो बच्चे हैं वो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक अपनी मातृभाषा में, हिंदी में नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में असक्षम है। बॉयज आर हाउएवर बेटर इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश, लेकिन बॉयज़ जो हैं वो लड़कियों के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, इंग्लिश रीडिंग स्किल्स में लड़कियों के मुकाबले में फिर भी थोड़ा बेहतर है। ओवरऑल
86.8% in the 14 to 18 year age group are enrolled in an educational institution. बोल रहे हैं लगभग 14 से 18 साल के 86.8% बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं, पंजीकृत हैं. बट देयर आर गैप्स एज दे ग्रो ओल्डर. लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं कुछ कमियां हैं. जैसे उनके कुछ फाउंडेशंस जो हैं, जो 2019, 20, 21, 22 के दौरान में जो कुछ कमियां रह गई वो उनको आगे स्ट्रगल करेंगे, है ना. जिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता वो आगे जाके इंजीनियरिंग की फील्ड में ऑप्ट नहीं कर सकते. अगर करेंगे भी तो उनको मैथमेटिक्स में करने में परेशानी होगी. तो बोल रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, वो जैसे जैसे बड़े होंगे वो कमियां दिखाई देंगी. While 3.9% of 14-year-olds are not in school, और वहीं 3.9% जो हैं बच्चे 14 साल के वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं. The figure climbs to 32.6% for 18-year-olds, और वहीं 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका ये डेटा जो है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो है 32.6% बच्चे जो 18 साल की उम्र के हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं. Also फॉर क्लास 11 एंड हायर, और वहीं क्लास 11 और उससे हायर कौन सी होगी, 12th क्लास. मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़. तो आपको पता है क्लास 10th के बाद में हमें अपना सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि हम कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे या साइंस में जाएंगे. साइंस में भी मेडिकल में जाएंगे, नॉन मेड में जाएंगे, या बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे. इस तरीके की कुछ स्ट्रीम्स चूज़ करनी होती हैं. उसमें भी जैसे मेडिकल या नॉन मेडिकल आपने चूज़ करिए तो उसमें भी आपको ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है कि आपने कंप्यूटर लेना ऑप्शनल, IT लेना ऑप्शनल, या फिर आपने फिजिकल एजुकेशन लेना ऑप्शनल, है ना. तो इस तरीके से आपने अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी होती है. तो बोल रहे हैं क्लास 11th और हायर क्लास में जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो क्या चूज़ कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स चूज़ कर रहे हैं. वाइल गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम. वहीं लड़कियां जो हैं वो साइंस स्ट्रीम को कम प्रेफरेंस दे रही हैं, कम उसकी तरफ एनरोलमेंट दिखा रही हैं. जो एनरोलमेंट उनका कितना रहा है 28.1% कंपेयर्ड विद बॉयज़ 36.3%. वहीं लड़कों के लिए डेटा कितना रहा है 36.3%. ओनली 5.6% have opted for vocational training or other related courses. और vocational training के लिए केवल, vocational मतलब जो कैरियर रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग स्किल्स होती हैं. जैसे अगर सपोज करो कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह वाली साइड से हैं तो आपको PLC SCADA अगर आप सीखते हैं तो वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग है. उसमें आपको जॉब प्रोफाइल आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है. अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाती है. तो इसमें से केवल 5.6% ही बच्चे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग या उससे जुड़े हुए बाकी कुछ कोर्सेज करते हैं. अब आप अपने, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति गाँव के इलाकों में रहता है तो आप में से कितने लोगों को पता है वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, या फिर आप 11th क्लास में किस तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके बारे में पता है. जाहिर सी बात है गांव के बच्चों को आइडिया नहीं होता, शहर के भी ज़्यादातर बच्चों को आइडिया नहीं होता. केवल मेट्रो सिटीज़ जैसे हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ के बच्चों को थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान होता है कि हमें साइड बाय साइड ये चीज़ें भी करनी चाहिए या करनी पड़ेंगी अगर हमें अच्छा फ्यूचर चाहिए तो, ठीक है. तो केवल 5.6% बच्चे ही हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हैं. The proportion of children opting for private tuition nationwide went up from 25% in 2018 to 30% in 2022. प्राइवेट ट्यूशन्स का डेटा बढ़ गया है. ये तो एक बिजनेस बन चुका है ना, प्राइवेट ट्यूशन्स बोल रहे हैं. इसका जो रेशो है कि जितने बच्चों ने 2018 में देश भर में प्राइवेट ट्यूशन्स ऑप्ट करी थी वो था 25%, और जो कि 2022 में कितना हो गया 30%. Close to 90% of the youngsters surveyed have a smartphone. लगभग 90% जितने भी बच्चे हमने यंगस्टर्स जिनको भी सर्वे करा उनमें से 90% बच्चों के पास में स्मार्टफोन है एंड नो हाउ टू यूज, और उनको पता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है. दो many are unaware of online safety सेटिंग्स, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है कि क्या क्या हमें इसमें सेफ्टी सेटिंग्स डालनी चाहिए कि हमारा डेटा लीक ना हो, या फिर जैसे इनकॉग्निटो मोड पे आप चला सकते हैं तो कई बच्चों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है. द trends, especially the lag in reading and solving simple arithmetic, give an inkling
और व्हाट एल्स द एजुकेशन सिस्टम, बोल रहे हैं कि ये जो लैग है, कमी है, पिछड़ापन है, किसमें, खास तौर पे कमी जो है रीडिंग में और मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। गिव एन इंक्लिंग, इंक्लिंग मतलब संकेत करते हैं, संकेत देते हैं व्हाट एल्स द एजुकेशन सिस्टम, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या परेशानी है, क्या ट्रबल है। एंड करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड, और ये साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इसमें क्या हमें करेक्शन की रिक्वायर्ड है, क्या किस तरीके के करेक्टिव मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, कितनी हद तक लेने पड़ेंगे, ये चीज़ें भी बताती है। The National Education Policy 2020 says the top priority is to achieve universal foundational literacy। जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उसमें कहा गया है कि हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि हम क्या अचीव करें, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी कि बेसिक लिटरेसी सब लोगों को आनी चाहिए, न्यूमरेसी आनी चाहिए, यानी कि थोड़ा जमा करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ें सबको आनी चाहिए, लिखना पढ़ना सबको आना चाहिए। तो ये हम मतलब सब हिंदुस्तान में सबको ये लिटरेसी देना चाहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बेसिक उद्देश्य ये है। इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, जो प्राइमरी स्कूल जो उसमें 2025 तक सब बच्चों को लिखना पढ़ना आना चाहिए। द रिपोर्ट सेज all states have made a major push in foundational literacy। तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि सभी स्टेट्स ने मेजर प्रयास किए हैं, बड़े बड़े प्रयास किए हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी जो है या न्यूमरेसी जो है उसको और ज़्यादा प्रेरित किया जाए। ठीक है, दी NIPUN निपुण भारत मिशन, अंडर द निपुण भारत मिशन, ये निपुण भारत मिशन है, उसके अंतर्गत सभी स्टेट्स ने प्रयास किए हैं। बट द नंबर शो दैट इन अ डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री सच एज इंडिया, लेकिन जो नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये एक विविधता वाला देश और एक इतना विशाल देश जैसा कि हिंदुस्तान है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। तो अभी बहुत सारे प्रयास करना, बहुत सारी चीज़ों को पकड़ना भी बाकी है। वाइल राइजिंग एनरोलमेंट इज़ अ गुड थिंग, हालांकि जो बढ़ते हुए एनरोलमेंट है, बढ़ता हुआ पंजीकरण है, ये अच्छी बात है। वट अवेट्स द स्टूडेंट आफ्टर दे फिनिश द कंपल्सरी स्कूल साइकिल, लेकिन जो कंपल्सरी स्कूल साइकिल है यानी कि क्लास 8 है, ठीक है, क्लास 8 है, उसको कंप्लीट करने के बाद में बच्चों को क्या आगे उनका भविष्य में क्या रखा हुआ है, इज नॉट एट ऑल नॉट ऑल दैट रोजी, वो इतना ज़्यादा आशावादी नहीं है। समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप विद द एम्बिशियस करिकुलम, कई दफ़ा इसलिए भी क्योंकि वो लोग जो हैं वो सामना ही नहीं कर सकते, जो इतना एम्बिशियस, इतना महत्वाकांक्षी हमारा जो पाठ्यक्रम है, ऐसा करिकुलम है हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, उससे वो कोप नहीं कर पाते, उससे वो जूझ नहीं पाते, निपट नहीं पाते। The Right to Education Act 2009 may have ensured universal access to education, बोल रहे हैं जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसने हो सकता है कि ये सुनिश्चित कर दिया हो कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले एजुकेशन के लिए, बट देयर इज मैनी अ गैप to fill before it touches every child in the true spirit of the law। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है, जो इस लॉ की एक्चुअल मंशा है ना, एक्चुअल प्रिंसिपल है, एक्चुअल उपदेश है, ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए कि हर बच्चे तक वो जो हमारा टारगेट है वो पहुंच जाए, हर बच्चे तक वो पहुंच पाए, इसको पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल पैसेज था, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, पैसेज की PDF कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन? ओवरऑल 86.8% in the 14 to 18 year age group are enrolled in an educational institution। तो क्या बोल रहे हैं कि 86.8% तक बच्चे जो हैं 14 से 18 साल के, वो किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि हमारा जो पंजीकरण का, एनरोलमेंट का जो रेशो है वो बढ़ा है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि ज़्यादा बच्चे एनरोल कर रहे हैं स्कूल्स में। तो ये क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है, क्या है? पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, कुछ चीज़ हमारी एक अच्छी दिशा में बढ़ी है। सो ऑप्शन ए, ऑप्टिमिस्टिक, इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज?
द सक्सेस ऑफ इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी, की हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी की जो सक्सेस है उसके बारे में चर्चा की गई नहीं ना, हमने कमियां बताई हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की है। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एजुकेशन, की एजुकेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। द चैलेंजेस एंड गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या गैप्स हमारे एजुकेशनल सिस्टम में आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। According to the ASCR 2023 Beyond Basics report, which statement best describes the current state of foundational mathematics and reading skills among rural students aged 14 to 18? तो यही बोला ना कि 50% से आधे से भी ज़्यादा बच्चों को बेसिक लिखना पढ़ना भी नहीं आता, उनमें बेसिक मैथमेटिक्स की स्किल्स, बेसिक रीडिंग की स्किल्स नहीं है, लैग करती हैं, यही बात थी। चलिए देखते हैं। The majority of students have shown proficiency in foundational mathematics. तो ज़्यादातर बच्चों ने proficiency यानी कि प्रभावशाली रूप से बेसिक मैथमेटिक्स और रीडिंग स्किल्स में काबिलियत दिखाई है। ये तो गलत बात है ना, ये तो इनकरेक्ट है। More than half of the students struggle with basic mathematics. करेक्ट है कि आधे से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं बेसिक मैथमेटिक्स से जूझ रहे हैं। That should be mastered by class 3 and 4, जो कि क्लास 3 या 4 तक उनको आ जानी चाहिए थी। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What trend is observed in the educational choices of students as they advance to class 11 and higher? तो choices यही है कि ह्यूमैनिटीज ज़्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, है ना, और गर्ल्स जो है वो कम एनरोल कर रही हैं साइंस फील्ड की तरफ कंपेयर टू बॉयज़। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये गलत है, केवल 5% करते हैं, ठीक है। देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी इनकरेक्ट है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? तीनों तरफ। मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर ह्यूमैनिटीज, करेक्ट है, विद फ्यूअर गर्ल्स एनरोल्ड इन द साइंस स्ट्रीम कंपेयर टू बॉयज, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि ज़्यादा बच्चे जो है ह्यूमैनिटीज प्रेफर कर रहे हैं और बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स कम ही एनरोल कर रही हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। According to the passage, all of the following are true about the gaps in India's education system except that, कि सारी बातें करेक्ट हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो गैप्स हैं उनके बारे में, केवल एक बात को छोड़ के। द पेंडेमिक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंडियाज यंगेस्ट सिटीजन, करेक्ट है इतना कि उसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है हिंदुस्तान के सबसे युवा नागरिकों के ऊपर। विद ओवर हाफ ऑफ रूरल स्टूडेंट्स एज 14 to 18 स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथमेटिक्स, करेक्ट है। अ स्किल एक्सपेक्टेड टू बी मास्टर्ड बाय क्लास 3 and 4, करेक्ट है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रायोरिटाइजेज अचीविंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये भी करेक्ट है। इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, बिल्कुल करेक्ट है। एंड while all states are pushing towards this goal under the Nippon Bharat Mission, the diverse and vast nature of the country requires more effort to catch up. Absolutely correct. Despite the Right to Education Act 2009 ensuring universal access to education, the ambitious curriculum set for the higher secondary level often becomes a hurdle for students who have just finished the compulsory school cycle. बिल्कुल करेक्ट है। Nearly 90% of youngsters surveyed lack access to smartphones, जबकि ये बोला गया कि 90% बच्चे जिनको सर्वे किया गया उनके पास में स्मार्टफोन था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, कि बहुत तड़का भड़का करके कोई बंदा जो होता है लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे इस वक्त पे अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं या बॉलीवुड गॉसिप सुनते हैं तो और ही ने सबको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो वो क्या है? काफ़ी फ्लैम्बॉइंट पर्सनालिटी है, ठीक है, फ्लैम्बॉइंट व्यक्ति है। जॉकी तो एक वो व्यक्ति होता है जो घुड़सवारी करता है, राइट। ग्लूटॉन मतलब पेटू। फ्लैम्बॉइंट मतलब काफ़ी आकर्षक, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन गेनिंग। और वेगाबॉन्ड मतलब आवारा, ठीक है। सो ऑप्शन सी फ्लैम्बॉइंट इज करेक्ट। Environmental pollution is a global problem and dash threat to human survival, and मेजर थ्रेट हो सकता है, बहुत बड़ा थ्रेट है ये हो सकता है। द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश, इसके जो कॉजेज हैं वो क्वाइट
जानकारी है हमें उसकी, या फिर क्वाइट फेमस है या क्वाइट सिंपल है या कुछ ऐसा कुछ बताया जा रहा होगा। सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, जैसे कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस एक्सेट्रा, जैसे कि पानी का दूषित हो जाना, पेड़ पौधों की कटाई, या फिर टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसों का एमिशन। ड्यू टू डैश फैक्टर्स, ड्यू टू, ये इन फैक्टर्स की बात हो रही है तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फौना, जंगल और पर्यावरण जो है, फ्लोरा एंड फौना जो है, आर एडवर्सली अफेक्टेड, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज डैश, अब जागरूकता, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जागरूकता है वो हर व्यक्ति की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है। वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कैंपेन, हम लोगों को सबको एकजुट होके इस नोबल कैंपेन के लिए सामने आना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग डैश टू चेक द मिनेंस ऑफ पॉल्यूशन, गवर्नमेंट जो है वो इस डर को, पॉल्यूशन के डर को बैलेंस करने के लिए काफ़ी कड़े नियम अपना रही है। तो सबसे पहले है एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, एंड सम थ्रेट, द थ्रेट, एंड थ्रेट या अ थ्रेट, एंड अ थ्रेट, ठीक है, एक डर है, एक खतरा है। द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर क्वाइट डैश, क्वाइट, इनफ, प्लेंटी, मैनी या न्यूमरस, तो क्वाइट न्यूमरस, बहुत सारे हैं, बहुत अधिक हैं, सो क्वाइट न्यूमरस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ए बी सी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्यू टू डैश फैक्टर्स, ड्यू टू दैट फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स, दिस फैक्टर्स या दीज फैक्टर्स, सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से जो फ्लोरा और फौना है उसको प्रभावित किया जा रहा है। एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज डैश ड्यूटी, पीएस, पीएस का मतलब होता है धार्मिक, अर्जेंट, अर्जेंट मतलब एकदम से तत्परता युक्त, मॉरल, मॉरल मतलब सदाचार, और डबियस, डबियस मतलब संदिग्ध। तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स, अटेम्प्ट्स, एंटाइसमेंट्स या मेजर्स, तो वो कड़े कदम उठा रही है ना, मेजर्स ले रही है, तो कदम उठा रही है, तो स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। A person who preaches religion and is considered to be messenger of God, जो मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, जो धर्म के बारे में जानकारी देता है, उसको बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। एथिस्ट, सबसे ऑप्शन ए प्रॉफिट इज करेक्ट। एथिस्ट, एथिस्ट वो व्यक्ति जो भगवान में आस्था नहीं रखता हो, नास्तिक जिसको बोलते हैं। वॉलंटियर, वॉलंटियर वो व्यक्ति होता है जो अपनी इच्छा से किसी काम को करने के लिए अग्री करता है। स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान, सो ऑप्शन ए प्रॉफिट इज करेक्ट। ग्रोस्टिक, ग्रोस्टिक का मतलब क्या होता है? ग्रोस्टिक का मतलब होता है बड़ा ही अजीबोगरीब, विचित्र, तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षस के रूप का, दैत्याकार। अट्रैक्टिव, बड़ा ही आकर्षक। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत, ठीक है। और अगली मतलब भद्दा। तो यहाँ पे ग्रोस्ट्रस जो है उसका एंटोनिम क्या बनेगा? अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। All employees of the National Sugar Factory differ from their boss on the medical and pension policy. जब आप किसी के विचारों के साथ में तात्पर्य नहीं रखते, किसी के विचारों के साथ में अग्री नहीं करते, तो आप क्या होते हैं? डिफर विद, ना कि डिफर फ्रॉम, डिफर विद देयर बॉस ऑन मेडिकल। सो क्या आएगा? डिफर फ्रॉम के बजाय डिफर विद, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है। आइटिनरी होता है, आइटिनरी नहीं होता। रिनायंस इनकरेक्ट है। ग्रीवेंस इसके भी करेक्ट नहीं है। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। सोवरेनिटी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली प्रभुता जो होती है, संप्रभुता, सोवरेनिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब बच्चा, चाइल्डिश। जैसे हम इसका एग्जाम्पल अगर याद रखने का अच्छा तरीका ढूंढना है तो जो निर्भया कांड हुआ था उसमें एक जो बच्चा था, एक जो कल्प्रिट था वो माइनर था, जुवेनाइल था। जुवेनाइल मतलब बच्चा, ठीक है, युवा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? मैच्योर। मैच्योर मतलब ग्रोन अप, इंसेन मतलब पागल, वाइज मतलब समझदार, बुद्धिमान, और चाइल्डिश मतलब बच्चा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइक अ डाइंग डक इन थंडरस्टॉर्म, यानी कि इस इडियम का मीनिंग होता है उदास। तो डेयरिंग, डेयरिंग मतलब बड़ा ही बहादुर। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, एनर्जी से, बिलीफ से भरा हुआ। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब उदास। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। सो यहाँ पे ऑप्शन सी डिजेक्टेड इज करेक्ट। She behaves in such a cordial manner that everyone admires her. तो in a का यहाँ पे जरूरत नहीं है, in such a cordial manner is correct, ठीक है। तो she behaves in a नहीं आएगा, ऑप्शन ए में एरर है। It was an honor as well as a relief to the family of the deceased, यानी कि ये जो था ये एक सम्मान था और साथ ही साथ एक सहारा, मदद भी थी मृतक के परिवार के लिए। अब ये क्या था? It was what it was, ठीक है। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। The district collector announced a gallantry award and financial aid for his family. His किसकी फैमिली, यानी कि बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑप्शन ए में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, हटा दो। अब बचे क्या? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में ही फर्स्ट स्टेटमेंट सी है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सी। अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, एक सैनिक जो है युद्ध के मैदान में लड़ाई करते हुए मारा गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसमें पता चल गया कि हिज कौन? अ सोल्जर, जो सोल्जर जिसकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। The money was promptly dispersed. अब कौन सा मनी? जो कलेक्टर ने अनाउंस करा गैलेंट्री अवार्ड और फाइनेंशियल एड, वो मनी की बात करें, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है डी से पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे डी स्टेटमेंट बी से पहले आ रहा है, ये हटा दो। बी स्टेटमेंट डी से पहले आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा अरेंजमेंट बन रहा है सी बी डी ए। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? विनम्र, बिल्कुल नम्र, उदार। सो लीनियंट, लीनियंट मतलब नम्र। स्ट्रिक्ट कठोर, सिवियर सख्त, स्टर्न, स्टर्न मतलब कड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लीनियंट इज करेक्ट। रिपरकशन, रिपरकशन का सिनोनिम, रिपरकशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रभाव, आफ्टरमैथ किसी चीज का। तो रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीअरेंजमेंट, ये कुछ अरेंजमेंट का पैटर्न है, इसको घुमा के आप कैसे भी अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब किसी को याद दिलाना। रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब स्मृति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिएक्शन इज करेक्ट। वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू, ठीक है। वाई हैज सो मच मनी बीन स्पेंट बाय यू, वाई इज सो मच मनी बीइंग स्पेंट बाय यू, वाई वॉज सो मच मनी स्पेंट बाय यू, वाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। काम्ड, काम्ड मतलब उनको शांत कर दिया। अब बच्चे अगर गलत व्यवहार करें तो टीचर शांत तो नहीं होते ना। प्लीज्ड, प्लीज्ड उनको मतलब बड़ी संतुष्टि मिली, खुशी मिली, नहीं। कंफर्टेड, कंफर्टेड मतलब सांत्वना देना। इरिटेटेड, इरिटेटेड मतलब परेशान करना। तो जाहिर सी बात है अगर बच्चे शैतानी करेंगे तो पेरेंट्स को या टीचर्स को क्या होएगा? परेशानी होएगी, गुस्सा आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू पैडल वन ओन कैनो, कैनो क्या होता है? एक बोट होती है इस तरीके की ट्रायंगुलर शेप की जो बोट होती है ना, जिसको चप्पू से चलाते हैं, वो होती है कैनो। तो बोल रहे हैं कि अपनी बोट खुद चलाना, इसका मतलब क्या होता है? खुद के ऊपर निर्भर करना। डिपेंड ऑन वन सेल्फ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन दैन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने वहां पे स्टेप इन किया बॉम्ब फट गया। तो जब आप किसी की बता रहे हैं कि भाई जैसे ही वो वहां पर आए उसी टाइम पे कुछ घटना हुई है, तो पास्ट की बात है, ठीक है। तो नो सून की बजाय क्या आएगा? नो सूनर, नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूजर फ्रेंडली ऐप है, काफ़ी अच्छी आपकी ऐप है और एंड्रॉयड पे आपको बहुत आसानी से चलेगी। ठीक है, बेनिफिट ये होता है कि आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, आप बार बार वेबसाइट नहीं एक्सेस कर सकते, तो आप क्या करें, अपने ऐप में सारा अपना डेटा जो है वो सेव करके रख सकते हैं। उसको जहां आपका मन करे, जब आपका मन करे तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।